नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ज्योतिष पीठ पर स्वामी स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पटाभिषेक पर अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को होने वाले पटाभिषेक पर रोक लगा दी है। दरअसल स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती के बीच ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य होने को लेकर विवाद है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का 17 अक्टूबर को पटाभिषेक होना था, मगर इसके खिलाफ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अर्जी को मंजूर कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत किसी के भी उत्तराधिकारी के तौर पर पटाभिषेक पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उसके बाद कोर्ट क्या कुछ कहता है, तब जाकर ये साफ हो पाएगा कि किसका पटाभिषेक होगा। और चलिए आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने पर भव्य महासम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान तीनों पीठों के शंकराचार्य मौजूद रहेंगे। 16 अक्टूबर को तीनों पीठ के शंकराचार्य की नगर में आने पर मंगल प्रवेश यात्रा आयोजित की जाएगी, जबकि 17 अक्टूबर को ज्योतिष मठ में होने वाले सम्मेलन में 3 पीठ के शंकराचार्य मौजूद रहेंगे। ये महासम्मेलन रविग्राम के जेपी मैदान में होगा, जिसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज और श्रृंगेरी के शंकराचार्य विदुशेखर भारती महाराज शामिल होंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देखना यह होगा कि ये कार्यक्रम कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से विधानसभा की नियुक्तियों से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाई है। 228 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर सरकार से जवाब मांगा है। 19 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे दें। विधानसभा की नियुक्तियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और जिस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे थे उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टनकपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहे, जहां कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। काशीपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था सवालों में है। सीएम धामी ने उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी को फटकार लगाई, तो वहीं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि जिले में बढ़ती वारदातों के पीछे सबसे बड़ी वजह खनन है। खामोश क्यों है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसके जवाब में है। ये जो खनन है ये सरकारी एवं असरकारी नंबर 2 की कमाई का मुख्य धंधा है। मैं बोल रहा हूँ विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। जसपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था सवालों में है। देवभूमि की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए पुलिस के आला अधिकारी भी सवालों में हैं। उधम सिंह नगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसएसपी को फटकार लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में जिस तरह से क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ते क्राइम को लेकर सीएम धामी ने एसएसपी मंजूनाथ टीसी को फटकार लगाई और नाराजगी जाहिर की है। उधम सिंह नगर जिले में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के कुछ ही घंटे बाद एक स्टोन क्रशर मालिक को सरेआम गोली मार दी गई। महज 24 घंटे के भीतर ही 2 हत्या होना पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इन दोनों ही घटनाओं के पीछे खनन का लिंक जरूर जुड़ रहा है। इसलिए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार को इस तरफ गंभीरता से विचार करना चाहिए। और लड़ाई का घर है, इसी से मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, ट्रालियां सील हो रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। ये खनन के बारे में काशीपुर में एक के बाद
एक हो रही हत्याओं का समाधान के प्रति हमारी सरकार को ध्यान देना होगा। मैं अपनी सरकार को कह रहा हूँ। कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, ऐसे में विपक्ष भाजपा सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। जंगल राज कायम हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हमारा कहना है कि सरकार को अगर थोड़ी भी नैतिकता है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जसपुर की घटना के बाद ऊधम सिंह नगर जिले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि यूपी पुलिस उत्तराखंड में आकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है, मगर जिले के अधिकारी कैसे उससे बेखबर थे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। वहीं काशीपुर से खबर, जहां हरभजन चीमा के बयान पर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। जब पूर्व विधायक को जानकारी है तो डीएम को क्यों नहीं है। ऊधम सिंह नगर जिले में अवैध खनन पर चीमा ने मोहर लगाई है। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। इस बयान से सरकार के चेहरे से नकाब हट गया है। जब विधायक इस बात को कह रहे हैं कि अवैध खनन की वजह से ऊधम सिंह नगर में हत्याएं हो रही है, तो भाई पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि अगर अवैध खनन हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाए। ये पुलिस प्रशासन की और जिले के प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अवैध खनन को रोकने का काम। जब जानकारी विधायक को है तो क्या एसएसपी और जिलाधिकारी को जानकारी नहीं की अवैध खनन। देहरादून से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। देहरादून से दिल्ली के बीच 5 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो गई हैं। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बसों को हरी झंडी दिखाई। 45 सीटर इन बसों को देहरादून आईएसबीटी से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पहली बार देहरादून से दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक बस की सेवा शुरू हुई है। बस की बैटरी एक बार चार्ज होने पर यह 300 किलोमीटर तक चल सकती है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया। देश में अपने सड़क और परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी द्वारा एक अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल बसें चलाएं, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज उत्तराखंड में भी हम पीपीपी मोड में 5 नए बसों को आज हम यहाँ पर झंडी दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम 150 नए इलेक्ट्रिकल वाहन। देहरादून जिले में भी कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ चुकी है कि अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने लगे। डोईवाला थाना इलाके में एक व्यापारी के घर डकैती डाली गई। बदमाशों ने परिवार के लोगों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बताया ये जा रहा है कि इस डकैती में 6 बदमाश शामिल थे। ये डकैती शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई शशिपाल अग्रवाल के घर पर डाली गई है। वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से केदारनाथ की यात्रा पर 70 तीर्थ यात्रियों का एक ग्रुप आया था, मगर उसे रुद्रप्रयाग आने पर पता चला कि उसके पास जो हेली सेवाओं की टिकट है वो फर्जी है। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि उनके साथ 5,69,000 की धांधली हुई। तीर्थ यात्रियों ने साइबर क्राइम में मामला दर्ज कराया है। लोगों ने जो ऑनलाइन टिकट्स बुक कराई थी, वहाँ उन्हें गलत साइट पर जाकर बुकिंग करा दी, या किसी फ्रॉडस्टर ने उनको चीट करके फर्जी टिकट उनको पकड़ा दी थी। तो ऐसी सभी शिकायतों पर पुलिस के द्वारा जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाती है। लगभग 7 केसेस में पुलिस ने इनमें मुकदमा दर्ज। रुड़की क्षेत्र के आसपास गांव में बिजली चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। बिजली चोरी की शिकायत के बाद देहरादून की विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 15 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। देहरादून से आई टीम पर कुछ शिकायतें थी, जिनके आधार पर कुछ चेकिंग हुई है, जिसमें सबसे पहले भंगेड़ी मावतपुर में गए, उसके बाद ब्रह्मपुर और उसके बाद बेलडा, जिसमें 15 लोगों के यहाँ चोरी पाई गई। और हाँ, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
इस दौरान खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार पड़ी। सतपाल महाराज ने कहा कि सींचपाल और नलकूप चालकों की कमी के निराकरण के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरिद्वार समेत कई क्षेत्रों में सिंचाई को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया। बैठक के दौरान सतपाल महाराज ने जमरानी और सांग परियोजना की भी समीक्षा की। जो नई टेक्नोलॉजी है और नॉलेज ट्रांसफ़र के बारे में एक सेमिनार के आयोजन के बारे में जो है विचार किया गया है कि हरिद्वार के अंदर सेमिनार कराया जाए, जिसमें PWD, RWD, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं उनको लेकर सेमिनार आयोजित किया जाए, जिससे कि हमें टेक्नोलॉजी का पता चले कि आज दुनिया के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, किस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर से जो है सरिये बन रहे हैं। तो इससे हमारा जो है काम बड़ा सस्ता भी होगा, उसमें किफ़ायत भी होगी और अच्छे तरीके से होगा। कारपेट पार्क के बिजरानी जोन को सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। आज सुबह 6 बजे सैलानियों की 30 जिप्सियों को रवाना किया गया। कई महीने के इंतजार के बाद आखिरकार कॉर्बेट के बिजरानी जोन पर लगा ताला खुल गया है। कॉर्बेट के डायरेक्टर ने बिजरानी जोन के गेट पर फीता काटकर सैलानियों की जिप्सियों को सफारी के लिए रवाना किया। इस दौरान सैलानियों की 3 जिप्सियों को रवाना किया गया। सफारी शुरू होने से सैलानी भी बेहद खुश हैं। बहुत एक्साइटेड हैं। जिम कॉर्बेट हम लोग की विश लिस्ट पे था कब से, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे सफारी कर रहे हैं। वेरी एक्साइटेड। हमें पता लगा कि काफ़ी टाइगर स्पॉट होते हैं इस जोन में, और सुबह सब लोग कह भी रहे थे कि दिख रहे हैं, तो आई होप हमें दिखे। अभी तो मुझे पता नहीं था, ये पहले दिन गेट खुल रहा है, हम लोग ने पहले से ही बुकिंग कर लिया। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज पहली बार मैं कोई जीप सफारी कर रहा हूँ और ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसकी वजह से तो और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बरसात के मौसम में कॉर्बेट के बिजरानी जोन को बंद कर दिया जाता है। 15 जून से सैलानियों की एंट्री बंद कर दी गई थी। हमारा एक प्रमुख जोन बिजरानी जोन है, खोल दिया गया है। तो हमारा प्रयास ये है कि टूरिस्ट जो यहाँ आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। इस संबंध में सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई थी, उसकी वजह से सड़कें काफ़ी ख़राब थीं, लेकिन अभी हमने काफ़ी तैयारी पूरी कर ली गई हैं और टूरिस्ट को हमारा प्रयास ये है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पर दे पाएंगे। टाइगर साइटिंग्स के मामले में बिजरानी जोन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमारी कोशिश ये है कि टूरिस्ट भी यहाँ के वन और वन्यजीव संरक्षण के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। बिजरानी जोन में सुबह और शाम की पाली में 30-30 जिप्सियां जंगल सफारी के लिए जाएंगी। कॉर्बेट पार्क वन्य जीवों की अनगिनत प्रजातियों के लिए जाना जाता है। सफारी के दौरान पर्यटकों को इन्हीं के दीदार का मौका मिलता है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की नगर निगम की वार्ड नंबर 4 खंजरपुर की महिला पार्षद पूनम देवी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। दरअसल शिकायतकर्ता ने पार्षद की सदस्यता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद जांच शुरू की गई है। जांच में सभी चीजें सही पाई गई हैं, जिस वजह से महिला पार्षद पूनम देवी की सदस्यता खत्म कर दी गई। वहीं धारचूला में छात्र अपनी 8 मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से धरना दे रहे हैं, मगर अभी तक इनकी मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। इसी को लेकर छात्र कॉलेज की छत पर चढ़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से छात्रों को समझाकर नीचे उतरना है। वहीं जोशीमठ में माड़ा और नीति घाटी के लिए फिर से सीमा दर्शन शुरू होने जा रहा है। इस साल पहली बार प्रशासन की तरफ से सीमा दर्शन कराने के लिए 500 लोगों को इजाजत दी गई। भारत चीन 1962 युद्ध के बाद से सीमा दर्शन की इजाजत नहीं दी गई है, मगर इस बार स्थानीय लोग और चरवाहे सीमा दर्शन के लिए जा सकेंगे। धारचूला में 2 दिवसीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। अंडर 14 और अंडर 17 न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ करवाया जा रहा है। इसमें रेस, कबड्डी और खो-खो के साथ कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। साथ होने की वजह से जो यहाँ पर टेंट वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाई, इस बार अचानक प्रोग्राम बनाया गया है। वरना आज ये मौसम ठीक हो गया तो हो गया, पाया नहीं, अदरवाइज वो भी कैंसिल हो जाता। तो अचानक होने से वो व्यवस्था कुछ कम रह गई है। आगे जो कार्यक्रम होगा कल से, उसमें व्यवस्था की जाएगी विधिवत तरीके से।
देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान अनिल अंबानी ने अपने परिवार के साथ बद्री विशाल की आराधना की। मंदिर समिति की तरफ से अनिल अंबानी का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। बारिश का सीजन खत्म होने के बाद यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। यही वजह है कि अब यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक यमुनोत्री धाम में 4,78,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए आ चुके हैं। पहाड़ पर अभी भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। अल्मोड़ा में इन दिनों रामलीला का मंचन चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल की कटाई के बाद रामलीला का मंचन किया जाता है। फसल की कटाई के रूप में घर में खुशहाली आती है और उसी खुशहाली में रामलीला का मंचन भी होता है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में दशहरे के साथ ही रामलीला का समापन हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।